हेलो बच्चा पार्टी, आई एम नौशीन खान। वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। लास्ट क्लास में अपन ने सेल बायोलॉजी द सेल यूनिट ऑफ लाइफ एक स्टोरी स्टार्ट करी थी, जिसी को आज अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? हमने देखा था सेल क्या होता है, ठीक है। सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, रॉबर्ट ब्राउन कौन थे, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक कौन थे, रॉबर्ट हुक कौन थे, इन्होंने क्या डिस्कवरी करी, बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने करी थी, है ना। कॉर्क क्या होता है। अपन ने देखा था सेल थ्योरी किसने दी थी, मैथियस क्लैडिन, जर्मन बोटनिस्ट रहे थे। ये एनसीईआरटी की स्लाइड्स हैं, 11th क्लास एनसीईआरटी की। हमने स्वान के बारे में भी पढ़ा था। 1839 में दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। उसके अंदर क्या चीज़ इंक्लूड नहीं की गई थी और उसमें क्या चीज़ इंक्लूड करी थी रुडोल्फ रुकोफ में। अब आज उसी स्टोरी में, उसी कहानी में हम आगे बढ़ेंगे। और कुछ चीज़ें देखो, ये एनसीईआरटी में ना सब चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती, कुछ चीज़ें मिसिंग भी होती है। ये बिल्कुल एकदम संस्कृत के श्लोक के समान होती है कि जैसे ना पूरा बिटवीन द लाइन्स जो चीज़ें होती है ना वो अपने को इंक्लूड करनी पड़ेगी, जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाएगी, बट एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। तो अपन अभी क्या पढ़ने वाले? फर्स्ट आज अपन कवर करेंगे टोटिपोटेंसी, जिसको अपन सेलुलर टोटिपोटेंसी भी कहते हैं, ठीक है। और सेकेंड अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक। फर्स्ट अपन क्या कवर करेंगे? टोटिपोटेंसी। सेकेंड अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। मैं बीच बीच में एनसीईआरटी के स्लाइड्स भी दिखाती जाऊंगी ताकि आप उससे भी कनेक्टेड रहें। और ये वाला जो मटेरियल रहेगा ना, ये बिटवीन द लाइंस रहेगा, जो कि एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है, बट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अपना अभी क्या है? टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी क्या होता है? एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझना कि एक सिंगल सेल है। अब वो सिंगल सेल क्या कर रही है? अपना जो मेन कंप्लीट बॉडी थी ऑर्गेनिज्म की, उसके अंदर डेवलप हो रही है। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी, ठीक है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एबिलिटी ऑफ अ सेल टू गेट डेवलप इनटू अ कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। मैं लिख भी देती हूँ, टोटिपोटेंसी ability of cell to get develop into a complete organism. And one more important thing, ये टोटिपोटेंसी फिनोमेना सिर्फ हमें प्लांट सेल में ही देखने को मिलेगा। एनिमल सेल में हमें ये फिनोमेना देखने को नहीं मिलता है। सेलुलर टोटिपोटेंसी ये प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एनिमल सेल में ये देखने को नहीं मिलता। ये चीज़ याद कर लेना। अब इसका थोड़ा हिस्ट्री पे अगर हम जाते हैं तो हेबरलैंड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फिनोमेना को डिस्कवर करा था। कौन थे? हेबरलैंड। और इनके ईयर था 1902। 1902 में हेबरलैंड ने टोटिपोटेंसी के फिनोमेना को प्लांट सेल में डिस्कवर करा था। और इसी कारण से हम हेबरलैंड को फादर ऑफ टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। फादर ऑफ टिश्यू कल्चर, ठीक। ये चीज़ें ना बिल्कुल याद करते जाने, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट आपका स्टेप नीट का रहा तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा उसमें काम देगी, आपके एग्ज़ाम में भी काम देगी और नीट में तो पूछे जाती है सब क्वेश्चंस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपनी 11th एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब चीज़ें ना मगअप करते जाना, ठीक है। अब टोटिपोटेंसी सिर्फ यही चीज़ थी। अब नेक्स्ट अपना है स्ट्रक्चर ऑफ सेल।
स्ट्रक्चर ऑफ सेल से अपने को क्या समझ में आ रहा है? ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हमें क्या देखना है कि सेल का स्ट्रक्चर आखिर होता कैसा है, सेल के अंदर हमें क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो स्ट्रक्चर में अगर बस एक बेसिक चीज़ अभी दिमाग में इतना फिट कर लेना अभी आज क्लास के लिए कि एक सेल को अगर हम थोड़ा देखते हैं ध्यान से, थोड़ा डीप में जाके, तो हमें क्या एक सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगी। ठीक, इसके अंदर मैंने लास्ट क्लास में बताया था न्यूक्लियस होता है जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करता है जो हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन परफॉर्म करता है। मतलब कि इसे हम न्यूक्लियस को हम क्या कह सकते हैं, कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ सेल। कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ सेल। ठीक, ये चीज़ एकदम फिट कर लेना इतना तो अभी के लिए माइंड में कि सेल मेम्ब्रेन होगी, ये जो आउटर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन, और ये सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, जो पूरे सेल के फंक्शंस को, उसके रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, जितने भी फंक्शन होंगे उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, अब इसी न्यूक्लियस के बेसिस पर इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसी के बेसिस पर हमने सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड होते हैं यूकैरियोटिक। क्या बताया मैंने? स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है, ऑन द basis of structure of न्यूक्लियस। दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक एंड सेकेंड होते हैं यूकैरियोटिक। ठीक, ये थोड़ा अलग हो गया है, बस ऐसे समझ लेना, यूकैरियोटिक लिखा हुआ है। ठीक, तो फर्स्ट अपन बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की। तो प्रोकैरियोटिक ने इसके वर्ड से क्लियर हो रहा है इसका मीनिंग क्या है। प्रोकैरियोटिक, यहाँ पे जो वर्ड प्रो है ना, प्रोकैरियोटिक में जो प्रो लिखा है इसका मीनिंग होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुराना, जो पहले हुआ करता था। ठीक है, मतलब जब लाइफ की शुरुआत हुई थी उस समय जो सेल का फर्स्ट फॉर्मेशन हुआ था, प्रिमिटिव सेल्स जो देखने को मिली थी वो थी प्रोकैरियोटिक, दैट इज प्रो। अब यहाँ पर जो कैरियोटिक मीनिंग है, कैरियोट का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर हमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस देखने को मिलता है उन सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस देखने को मिलता है, इसका क्या मीनिंग होगा? ऐसे ही उनके ना क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती थी, उनके न्यूक्लियस में ऐसा क्या देखने को मिलता था जो आज के न्यूक्लियस में देखने को नहीं मिलता है, या फिर उससे कुछ ज़्यादा डेवलप्ड कुछ देखने को मिलता है। ये अब अपन देख लेते हैं एक बार। देखो, प्रोकैरियोटिक का बता रही हूँ। सेल है, मैंने अभी बताया था, सेल में क्या होगी, आउटर कवरिंग जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? जो हमारे घरों में दीवारों का काम होता है। ठीक है,
हमारे घर में जो हम दीवारें बनाते हैं उसका क्या काम होता है, बाहर जो भी चल रहा है उससे उसे अपने घर के अंदर जो भी चल रहा है उन सब चीज़ों को सेपरेट रखना, ठीक है। वही काम यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन करती है। आउटर एटमॉस्फेयर से इनर एटमॉस्फेयर को सेपरेट करके रखने का काम कौन करती है, हमारी सेल मेम्ब्रेन करती है, ठीक। तो हमें प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ यही एक सिंगल मेम्ब्रेन दिखाई देगी। ये चीज़ मगअप कर लेना, प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इसके अलावा और कोई भी मेम्ब्रेन दिखाई नहीं देगी। ये एक मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो एकदम ओपन स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। न्यूक्लियस के ऊपर भी हमें कोई मेम्ब्रेन दिखाई नहीं देगी, ठीक। ये हो गया हमारा क्या, न्यूक्लियस बिल्कुल ओपन है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। ये चीज़ याद रखना, सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन होगी। इसके अलावा सेल के अंदर होता है एक लिक्विड फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं सेल साइटोप्लाज्म, ठीक। और हमें इसमें प्रोटीन सिंथेसाइजिंग राइबोसोम्स दिखाई देंगे। अभी यहाँ पर ना प्रोकैरियोटिक का सिर्फ एक ट्रेलर देख लो, इसकी पूरी जो फिल्म है ना, जो पूरी पिक्चर है वो हमें देखने को मिलेगी मोनेरा किंगडम में। जो अभी आगे अपन पढ़ेंगे, आगे कवर करेंगे उसे भी। जो विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, क्या क्या था उसमें, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटेन, एनिमेलिया। जो किंगडम मोनेरा था वो पूरा के पूरा प्रोकैरियोटिक पर ही बेस्ड है, तो वहाँ पर अपन ना इसको पूरा एकदम एलेबरेट करके पूरे डीप में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ तुम्हें इतना समझना है कि यूकैरियोट से डिफरेंट किस तरह से होते हैं। सेल मेम्ब्रेन होगा, सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस होगा जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन हमें दिखाई नहीं देगी, हमें राइबोसोम्स दिखाई देंगे, ठीक है। ये एक ऑर्गेनेल दिखाई देगी और साइटोप्लाज्म दिखाई देगा। इसके अलावा और भी कई कुछ स्ट्रक्चर, मिनिमम स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो अपने को डीप में अपन आगे पढ़ेंगे। बस अभी अपने को क्या देखना है, न्यूक्लियस के बेस पर हमने किस तरह से प्रोकैरियोट्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया यूकैरियोट से। अब अपने पास नेक्स्ट क्या है, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में से क्या खास देखने को मिलेगा, अब अपन बात करते हैं यूकैरियोटिक की। तो यूकैरियोटिक में जो वर्ड है ना यू, इसका मीनिंग होता है न्यू, मॉडर्न। ये ना बायोलॉजी के कुछ वर्ड्स ना आज के अपने जो वर्ड्स अपन यूज़ करते हैं उससे बिल्कुल अलग है। अपन क्या बोलते हैं, जो फ़ोन वगैरह जो भी कुछ न्यू आता है उसके लिए अपन यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी के टर्म में प्रो, कि कुछ न्यू है। बट बायोलॉजी में प्रो का मीनिंग क्या होगा, प्रिमिटिव, और यू का मीनिंग क्या होगा, न्यू, कुछ नया। तो ये थोड़ा ना दिमाग, थोड़ा कुछ लॉजिकल दिमाग लगाना, तो बायोलॉजी में थोड़ा सोच समझ के लगाना, यहाँ पे उल्टा पड़ जाता है सब कुछ। और कैरियोट का मीनिंग मैंने क्या बताया, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस मतलब कि ऐसे सेल्स जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो कुछ डेवलप्ड हो गया है, कुछ उसके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिले, उसे हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। अब क्या चेंजेस देखने को मिले, हमने क्या देखा, सेल मेम्ब्रेन होगी, दोनों में कॉमन है, सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा। ये हर एक चीज़ को अपन ना डीप में पढ़ेंगे, अभी बस नाम सुनते जाओ और दिमाग में फिट कर लो। साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ठीक। इनका जो न्यूक्लियस होगा ना वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा, मतलब कि हमें यूकैरियोटिक सेल्स के जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, बिल्कुल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, मेम्ब्रेन के अंदर हमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। बट अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस पर हमें किसी भी तरह का मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगा। मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, ठीक है। अब
सेल के अंदर हमें और भी कुछ ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेगी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गई, ठीक है, राइबोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये हर एक ऑर्गेनेल को, हर एक स्ट्रक्चर को अपन आगे डीप में बिल्कुल पढ़ेंगे। अभी बस सुनते जाओ कि इसमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। क्या बताया मैंने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सबकी ना एक एक अलग अलग कहानियां हैं, बिल्कुल लाजवाब। गोल्जी बॉडी, ठीक, मैंने क्या बताया? राइबोसोम। अब देखो राइबोसोम हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, और मैंने अभी पहले बताया था प्रोकैरियोट्स में भी हमें देखने को मिल रहा है, बट उनमें भी थोड़ा हमें ना एक डिफरेंस देखने को मिलता है। बस इतना समझो कि जब लाइफ की शुरुआत हुई थी, अर्थ पर लाइफ कैसे बनी, जब भी जिस भी तरह से लाइफ बनी थी उसकी भी अपन कहानी देखेंगे। जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है ना, उसमें अपने को बिल्कुल देखने को मिलेगा कि लाइफ की शुरुआत कैसे हुई थी, लाइफ कैसे अर्थ पर आई थी, ठीक है। तो उस कहानी का ही आगे थोड़ा कंटिन्यूएशन जो है ना, वो प्रोकैरियोट्स में आता है कि जब अर्थ पर पहला सेल जो बना था वो कैसा था? प्रोकैरियोटिक। उसी में आगे चलते चलते जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया है ना, तो उससे बने यूकैरियोटिक्स। ऐसे कई इवोल्यूशन थ्योरीज रही है जिसने साफ क्लियर करा है कि प्रोकैरियोटिक्स से ही यूकैरियोटिक्स का इवोल्यूशन हुआ है। तो इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें हमें सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, ये सब हमें देखने को मिलता है। ये स्ट्रक्चर्स जो मैंने बताया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये गोल्जी बॉडीज हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, ये सब हमें प्रोकैरियोटिक्स में देखने को नहीं मिलता है। ये उनके अंदर डेवलप नहीं होता, ये आगे चल के डेवलप होता है यूकैरियोटिक्स में, ठीक। तो ये एकदम दिमाग में फिट कर लेना। अब एक और चीज़ इसके अंदर याद रखना, एक और चीज़ क्या याद रखनी है? सेल के अंदर मैंने क्या बताया? यहाँ पे होता है साइटोप्लाज्म, लिक्विड होता है, ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन, अब जो भी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है वो न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए। हाँ, राइबोसोम के बारे में याद रखना कि इस पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल होता है, वो चाहे प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो, प्रो में भी और यू में भी। बस इतना याद रखना है हमें कि राइबोसोम एक मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल होता है। क्या बताया मैंने? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल। मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारा जो सेल है उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, इसके अलावा जो भी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, वो चाहे राइबोसोम हो जाए, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाए, गोल्जी बॉडीज़ हो जाए, ठीक है, इन सबको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल या फिर सेल ऑर्गेनेल, कुछ भी कह लो, ऑर्गेनेल कह लो या फिर सेल ऑर्गेनेल कह लो। ये क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक। अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के एक बेसिक स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए। अब एग्जांपल एक बार देख लेना। प्रोकैरियोटिक्स का एग्जांपल क्या होता है? बैक्टीरिया। अपन आगे मोनेरा किंगडम में पूरा पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स को एकदम डीप में जाके। अभी बस इतना समझो प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल क्या होते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी कई टाइप होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं, यू बैक्टीरिया आ जाते हैं, फिर आर्की बैक्टीरिया के अलग टाइप आ जाते हैं, मिथेनोजेंस वगैरह। अभी सिर्फ बहुत बड़ा एक किंगडम है ये,
अभी सिर्फ इतना समझना हमें कि प्रोकैरियोटिक्स का एग्जाम्पल बैक्टीरिया होते हैं, बस इतना दिमाग में फिट कर लो। उसके अंदर क्या क्या टाइप्स होते हैं अपन आगे पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्या आते हैं, इसके अलावा यूकैरियोटिक्स का अगर अपन बात करते हैं तो यूकैरियोटिक्स के एग्जाम्पल होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, फंजी। अब प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, फंजी, ये भी अपने आप में बहुत बड़े बड़े किंगडम रहे। जो आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन रहा है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके अंदर इन सबको एक बहुत बड़ी बड़ी कहानियों के रूप में बताया गया है। अभी तो अपन इसको एकदम शॉर्ट नाम के फॉर्म में अपन पढ़ रहे हैं, इसका भी बस एक ट्रेलर देखते जा रहे हैं, इसको डीप में भी अभी हमें पढ़ना है, ठीक है। बस इसका एग्जाम्पल समझ लो, यूकैरियोटिक्स में कौन आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजी। अगर हमसे प्रोकैरियोटिक्स का एग्जाम्पल पूछा तो हम क्या बताएंगे, बैक्टीरिया, ठीक। ये सब चीज़ें ना एकदम बिल्कुल फिट करते जाना दिमाग में, क्योंकि अगर हमें बायोलॉजी एकदम अच्छी करनी है ना अपनी, तो सबसे बेस्ट चैप्टर उसमें से है सेल बायोलॉजी, जिसको अगर तुमने एकदम फिट कर ली दिमाग में अच्छे से, तो तुम्हें ना बायोलॉजी के बेसिक्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने पहले यही चैप्टर स्टार्ट करा है। और एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ के बारे में, जिन्होंने बैक्टीरिया की डिस्कवरी करी थी। उनका ईयर था 1667। मैंने 1676 भी कई जगह बता दिया था, तो वो 1676 नहीं है, वो 1667 है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब थोड़ा अपन एनसीईआरटी को एक बार देख लेते हैं। ये हमारा 8th चैप्टर चल रहा है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे अभी अपन ने क्या देखा कि सेल, व्हाट इज सेल, सेल थ्योरी। यहाँ पे इसमें प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स के बारे में बताया गया है थोड़ा थोड़ा। अभी अपन सेल के स्ट्रक्चर को और भी डीप में समझेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या है, कैसा होता है, उसका केमिकल स्ट्रक्चरली कैसा होता है, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है। अभी इसीलिए मैंने ना थोड़ा बीच बीच में आपको रिटर्न नोट्स भी प्रोवाइड एकदम थोड़ा थोड़ा आप ना करते जाइएगा, कि ताकि ना ये तुम्हारे जो श्लोक है ना, ये श्लोक की बुक है पूरी एनसीईआरटी, इसको समझने में ईजी हो जाए। ये सेल थ्योरी हमारा हो गया, जर्मन बोटनिस्ट 1838 में जिन्होंने करा था, और स्वान भी उनके साथ में थे। फिर हमने ये इसमें दिया हुआ है ओवरव्यू ऑफ सेल, एक बार पढ़ लेना। कुछ भी अगर इसमें इशू आता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आस्क कर लेना, मैं बता दूँगी। अभी देखो यहाँ पे एक और चीज़ बतानी है कि डाइवर्सिफिकेशन, सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पर किस तरह से सेल अलग अलग दिखाई देती हैं। हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हो गई, वाइट ब्लड सेल्स हो गई, कॉलमनर एपिथेलियल सेल हो गई। एपिथेलियल सेल बस इतना समझ लो, एपिथेलियल सेल का काम होता है आउटर एटमॉस्फेयर से हमारे इनर एटमॉस्फेयर को सेपरेट करना। तो ये कौन करती है, हमारी स्किन। तो स्किन के सेल्स जो होते हैं वो एपिथेलियल सेल्स होते हैं। एपिथेलियल सेल्स के भी कई सारे टाइप होते हैं, उसमें से एक इन्होंने बताया कॉलमनर सेल। ये नर्व सेल हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं। ट्रैकियड्स, मेसोफिल्सिया में प्लांट सेल में आगे पढ़ने को मिलेगा। ये प्रोकैरियोट्स अभी मैंने बताया, इसके भी टाइप्स होते हैं, उसके शेप के बेसिस पर वो अपन नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर पढ़ाना अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।